हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो देखिए बच्चों, हमने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 और इसमें ना हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज का ये जो लेक्चर है ये होने वाला है सेकंड लेक्चर, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, ये जो हमारे स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं इनको हमने कवर कर लिया था। हम लोगों ने देखा था दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें जो भी पॉइंट्स दिए गए थे सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। देखो यहाँ तक के यहाँ तक की सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे दोस्तों एग्रीकल्चरल क्रेडिट के बारे में। अब ये एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या होता है, तो क्रेडिट मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था उधारी, ठीक है। यानी जो हमारे किसान होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लोन वगैरह लेते हैं। तो उनको लोन कहाँ कहाँ से मिल सकता है, मतलब कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग आज के इस लेक्चर में समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया इसके बारे में। ओके, तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं ना यहाँ से स्टार्ट करूंगी। कहाँ से, देखो यहाँ से। देखो जो रूरल क्रेडिट है ना बच्चे, रूरल क्रेडिट सिस्टम अज्यूम्स इंपॉर्टेंस, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे का कारण समझिएगा। बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन रूरल फैमिलीज सेविंग्स आर इनएडिक्वेट टू फाइनेंस फार्मिंग एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे मान लीजिए फार्मर कुछ काम करना चाहता है, मान लीजिए खेती का ही काम करना चाहता है, या फिर अगर उसको दूसरा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है, तो ऐसा जनरली देखा जाता है कि जो इंडियन रूरल फैमिलीज होती है ना, उनके पास इतना सेविंग्स नहीं होता है कि वो अपना काम कर पाए। अब ऐसे में उनको क्या करना पड़ सकता है भाई, लोन लेना पड़ सकता है ना। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे वो पैसे लेंगे और तब जाके अपना वो काम कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए ऐसा बोला गया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रूरल क्रेडिट सिस्टम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आओ अब ऊपर का देख लेते हैं। ऊपर क्या लिखा था, ऊपर भी वही बातें लिखी गई थी कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज एन इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ, यानी एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ठीक है। और एग्रीकल्चर पॉलिसीज हैव बीन रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली फाइनेंस टू दिस सेक्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। एग्रीकल्चरल क्रेडिट का जो क्लासिफिकेशन है वो हम जरा समझ लेते हैं। तो देखो इसके दो टाइप्स मेनली बताए गए हैं। एक तो है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। इसमें ना 3 टाइप्स आ जाते हैं। टेन्योर यानी क्या होता है, टाइम के बेसिस पर, ठीक है। जैसे शॉर्ट टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लास्ट में आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी पर्पस क्या है, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव, इसमें 2 टाइप्स आ जाते हैं। तो आइए जरा हम एक एक के बारे में समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, इसमें आ जाएगा पहला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, यानी कि टाइम पीरियड के बेसिस पे, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों किसकी, शॉर्ट टर्म क्रेडिट की। तो याद रखिएगा जो आपका शॉर्ट टर्म का क्रेडिट है ना बच्चों, ये होता है, ये ना 2 साल से ज्यादा का नहीं होता है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा कि इट रेफर्स टू लोन्स नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, यानी मान लीजिए जैसे कोई किसान है वो 2 साल से कम का लोन लेता है, ठीक है। मतलब उतने टाइम में उसको क्या करना है, सब कुछ पे कर देना है, बराबर। तो फिर वो किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म क्रेडिट में आएगा, ठीक है। एंड ये किस लिए रिक्वायर्ड होता है, तो जो शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट्स होती है ना उसके लिए जरूरी होता है, मतलब वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है, बराबर। जैसे लोन्स रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जैसे मान लीजिए किसान को क्या करना है, फर्टिलाइजर्स खरीदना है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स खरीदने हैं, हाई क्वालिटी के सीड्स खरीदनी है, बराबर। फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस रिलीजियस और सोशल सेरेमनीज, यानी रिलीजियस और कोई सोशल सेरेमनी है, ठीक है, उसका खर्चा अगर उसको बेयर करना है तो इस टाइम पे वो क्या करते हैं, बैंकिंग मतलब बैंक वगैरह से लोन लेते हैं, ठीक है। जो क्या होता है, जो 2 साल से ज्यादा का नहीं होता है, तो उन सभी चीजों को हम लोग किसके अंदर डालते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट में डालते हैं, ठीक है। याद रहेगा आप सभी लोगों को। देखो इसका एक तो पीरियड याद रखना और दूसरा इनका मतलब ये किस लिए लिया जाता है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए गए ना, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आप बहुत आसानी से इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे बात करेंगे मीडियम टर्म क्रेडिट की। अब ये जो मीडियम टर्म क्रेडिट है ये कितने सालों का होता है, तो ये अप टू 5 ईयर्स होता है, यानी ये 5 साल के ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। मतलब 5 साल तक का अगर किसान लोन ले रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, मीडियम टर्म क्रेडिट में आ जाएगा। तो दीज लोन्स आर फॉर अ पीरियड अप टू 5 ईयर्स, ठीक है। एंड दीज आर द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेक इंप्रूवमेंट ऑन लैंड। जैसे मान लीजिए किसान को क्या करना है, अपने लैंड के ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट करवाना है, ठीक है, उसको कैटल्स खरीदने हैं या फिर एग्रीकल्चर का कोई इक्विपमेंट खरीदना है, डिगिंग अप अ कैनल, मतलब
कैनल जो है उसका कुछ काम करवाना है, कैनल यानी क्या होता है आपको पता ही होगा, क्या होता है, नहर होती है, ठीक है। तो अगर उनका काम करवाना है तो इस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, जो पैसे लेते हैं बैंक वगैरह से, राइट, जिसका अवधि क्या होता है, जिसका पीरियड होता है अप टू 5 ईयर्स यानी 5 साल से कम, तो वो आते हैं हमारे मीडियम टर्म क्रेडिट में। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म क्रेडिट की हम बात करेंगे दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट में क्या आएगा, तो जो लोन लिया जाता है 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, मतलब 5 साल के ऊपर, ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ओके, सो दीज लोन्स आर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर्स यानी 5 साल से ज्यादा का, ठीक है। और ये किस लिए लिया जाता है, अगर कोई मान लीजिए किसान को कुछ मतलब भारी काम करना है, जैसे समझ लो कि ट्रैक्टर खरीदना है, अब ट्रैक्टर 1-2 रुपए का मिलता नहीं है कि वो कम पैसे में हो जाएगा, उनको ज्यादा पैसे लेने पड़ेंगे, ठीक है, ज्यादा पैसे लेने पड़ेंगे तो भाई टाइम भी ज्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए मेकिंग परमानेंट इंप्रूवमेंट्स ऑन लैंड के ऊपर कुछ परमानेंट इंप्रूवमेंट करना है, राइट, तो इस टाइम पे ये लोन लिया जाता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट वाला, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को। अब देखो इसमें जो दूसरा टाइप है ना, हम इसकी बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इसका पर्पस, ठीक है। तो भाई देखो दो इसमें टाइप आ जाते हैं, एक तो प्रोडक्टिव, दूसरा अनप्रोडक्टिव। तो देखो दोस्तों इसको पहचानना बहुत आसान है। देखो जब किसान पैसे लेता है बैंक से या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से खेती के काम के लिए, यानी वो उन पैसों का यूज करेंगे कहाँ पर, खेती में, तो फिर वो प्रोडक्टिव के अंदर आ जाएगा। और जब किसान पैसे ले रहे हैं लेकिन उसका वो यूज कर रहे हैं दूसरे किसी चीजों में, यानी वो खेती से रिलेटेड नहीं है, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने पैसे लिए फॉर मैरिज, मतलब शादी करने के लिए, जैसे मान लीजिए किसान ने अपने बेटी की शादी करने के लिए पैसे लिए हैं बैंक से, ठीक है, तो ये जो पैसे हैं उन्होंने किस लिए लिया है, मैरिज के लिए, खेती से इसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा बच्चे, वो हमारा अनप्रोडक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। तो आओ प्रोडक्टिव के बारे में जरा हम पढ़ते हैं क्या दिया गया है। तो प्रोडक्टिव लोन्स आर द लोन्स that are related to agricultural production and economically justified, for example purchase of tractor, land, seeds, तो ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा भाई प्रोडक्टिव में। और अनप्रोडक्टिव मतलब क्या, अनप्रोडक्टिव क्रेडिट इज यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए वो उनका यूज कर रहा है, ठीक है, जो रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड नहीं है भाई, प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। देखो लिखा है ना अनरिलेटेड टू प्रोडक्टिव एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल लोन्स फॉर एक्सपेंडिचर ऑन मैरिज, लो भैया सरकार में बोल रही हूँ, फार्मर यानी किसान की बेटी की शादी करनी है तो उन्होंने लोन ले लिया, या फिर कोई रिलीजियस सेरेमनी होने वाली, कुछ धार्मिक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने लोन लिया, तो भाई इसका भी खेती से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, यानी प्रोडक्टिव से रिलेटेड है ही नहीं, तो इसलिए किसमें आएगा बच्चे, ये हमारा अनप्रोडक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ कहाँ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, जिसमें हमने 2 टाइप्स देखे, ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर और ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ठीक है, जिसमें हमने प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव की बात की। चलो बच्चों यहाँ तक तो क्लियर है ना आप सभी लोगों को, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले दोस्तों किसकी, सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया, यानी जो क्रेडिट प्रोवाइड किए जाते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, रूरल एरियाज में, अब उसके सोर्सेज क्या क्या है, मतलब किन किन सोर्सेज से इनको, इतना तो हमें पता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहेगा तो वो क्रेडिट देने का काम करेगा, लेकिन अब इन्हीं मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ना दोस्तों, इसमें देखिएगा एक तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं, दूसरे हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं, इनमें भी कैटेगरी है, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आओ समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करेंगे बच्चे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करेंगे। देखो नाम मतलब नाम पढ़ने से आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा। इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या हुआ, आप समझ लो कि जो हमारे गवर्नमेंट के अंडर में होता है, यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब आप समझ लो कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जैसे गाँव में होता है ना कि जो हमारे ये मनी लैंडर्स होते हैं जो ऋण देने का काम करते हैं, यानी कि लोन देने का काम करते हैं किसानों को, और इसके बदले में क्या करते हैं, वो उनकी कुछ जमीन या फिर कोई चीज उनकी ना गिरवी रखवा लेते हैं कि ये आप मेरे पास रख करके जाओ, अगर आप ये हमारा जो उधारी आपने लिया अगर आप नहीं भर पाते हो तो ये हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो जो मनी लेंडर्स होते हैं बराबर, वो किस में आ जाएंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए जरा इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि द नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स, फाइनेंस फॉर्म्स
एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूटिंग अराउंड 40% ऑफ टोटल क्रेडिट इन इंडिया। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है ना दोस्तों, ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है रूरल क्रेडिट इन इंडिया, ठीक है। और ये देखो ये कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया में टोटल क्रेडिट का 40%। समझ रहे हो आप सभी लोगों को, मतलब कुछ समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को कि 60% मान लो कि अगर वो इंस्टीट्यूशनल है तो नॉन इंस्टीट्यूशनल कितना हो जाएगा 40%, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ना, वो अगर देखा जाए तो जनरली क्या होता है, हाई ही होता है। जैसे गांव के जो मनी लेंडर्स है, जो किसानों को लोन देने का काम करते हैं, वो हमेशा मतलब अगर देखा जाए जनरली कंपेरेटिवली देखेंगे तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो हाई ही होता है। तो इसीलिए इसमें यही बात बोली जा रही है कि इंटरेस्ट चार्ज बाय द नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स इज यूजुअली वेरी हाई, ठीक है। और देखिएगा द लैंड और अदर असेट्स आर केप्ट एज कोलैटरल सिक्योरिटी। यानी क्या करते हैं, जब किसान को मान लीजिए लोन चाहिए तो वो लोन लेने के लिए जाते हैं, उधारी लेने के लिए जाते हैं, उसके बदले में उनको क्या करना पड़ता है, कोलैटरल सिक्योरिटी, यानी कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है। या तो अपनी जमीन रखेंगे या फिर कोई ऐसी चीज है जो उनके पास बहुत कीमती है, वो क्या करते हैं बच्चों, वो सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं, ठीक है। तो द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एज फॉलोज। तो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज यहाँ पे बताए गए हैं कौन कौन से हैं। पहला तो यहाँ पे मनी लेंडर्स हो गया और दूसरा यहाँ पे अदर प्राइवेट सोर्सेज, ठीक है। मनी लेंडर्स में वही जो गांव में जो ये होते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, साहूकार, ठीक है। तो मनी लेंडिंग हैज बीन अ वाइडली प्रीवेलेंट प्रोफेशन इन द रूरल एरियाज। यानी रूरल एरिया में ये जो मनी लेंडिंग है ना दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन प्रोफेशन है, ठीक है। मतलब जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, है ना, वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उधारी देना स्टार्ट कर देते हैं किसानों को, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि बहुत ही कॉमन है। द मनी लेंडर्स चार्ज ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मॉर्टगेज द प्रॉपर्टी ऑफ द कल्टीवेटर्स। यानी वो क्या करते हैं भाई बताओ, तो वो जो होते हैं ना मनी लेंडर्स, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और इसी के साथ ही वो कोई ना कोई उनकी चीज जो है वो अपने पास गिरवी भी रखवाते हैं। मतलब बोला था ना यहाँ पे कोलैटरल सिक्योरिटी, तो वही इसमें बोला जा रहा है, ठीक है। अदर प्राइवेट सोर्सेज, अब प्राइवेट सोर्सेज कौन कौन से दूसरे, तो ट्रेडर्स हो गए, ट्रेडर्स भी ये काम करते हैं। इसके अलावा लैंडलॉर्ड्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स का मतलब क्या हुआ, जमींदार, ठीक है। फिर कमीशन एजेंट, मतलब वो एजेंट जो कमीशन लेकर के काम करवा रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, यानी हमने क्या किया, फ्रेंड्स या फिर अपने रिलेटिव्स से क्रेडिट ले लिया, उधारी ले लिया, तो वो भी नॉन इंस्टीट्यूशनल ही होगा। क्योंकि अगर हम अपने दोस्त से पैसे ले रहे हैं तो भाई ये थोड़े ना गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है, वो तो हम अपने दोस्त से ले रहे हैं, इसमें सरकार का क्या लेना देना, तो वो भी तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में ही आएगा। ओके, समझ में आ गया। चलो अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या मतलब क्या आ जाएंगे, तो जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना बच्चों, वो आएंगे इंस्टीट्यूशनल में। वाई, बिकॉज ये रेगुलेट होते हैं ना गवर्नमेंट के द्वारा, इसीलिए, ठीक है। चलो आ जाओ इसके बारे में हम जरा समझते हैं भाई कि इसमें क्या क्या बातें दी गई हैं। तो आओ देखते हैं। द जनरल पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चरल क्रेडिट हैज बीन वन ऑफ प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एम्ड एट प्रोवाइडिंग टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर्स फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतने लाइन में इन्होंने क्या कहा है, आइए जरा समझते हैं। तो इसमें बोला गया है कि जो मान लीजिए एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेकर के जो पॉलिसी लाई जाती है भाई, अब उनका मेन एम क्या होता है, वो क्या चाहते हैं कि किसानों को टाइमली और एडिक्वेट क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। मतलब कोई ऐसा एक सिस्टम लाया जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ठीक है। प्रोग्रेसिव तो मतलब आपको पता है, प्रोग्रेसिव यानी जो क्या होता है, जो बढ़ते रहता है, ठीक है, जो बढ़ता है, राइट। और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इसका मतलब क्या हुआ ना, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी, आपको बताती हूँ, ठीक है। आप ये पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ परमानेंट और रेस्पेक्टेड पार्ट ऑफ सोसाइटी और सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ परमानेंट और रेस्पेक्टेड पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। मतलब वो प्रोसेस, राइट। अब वो कैसा प्रोसेस है कि क्या करना है, परमानेंट, और मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिससे उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ठीक है। तो वही बोला गया है कि ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है ना बच्चे, बराबर, इसको लेकर के जो पॉलिसीज बनाई जाती है या फिर अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं तो भाई उनका मेन एम क्या होता है कि जो हमारे फार्मर्स लोग हैं उनको टाइम से लोन जो है पैसे दिए जा सके, ठीक है। और एडिक्वेट क्रेडिट दिया जाए, यानी पर्याप्त मात्रा में दिया जाए जिससे वो अपना काम कर पाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनको पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट दोगे तभी तो वो ठीक प्रकार से अपना खेती का काम कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पे दी गई हैं।
providing better access to institutional credit for the small and marginal farmers and other weaker sections to enable them to adopt modern technology and improved agricultural practices has been a major part of the policy। यानी ये पॉलिसी का मेजर पार्ट क्या है भाई, कि जो हमारे फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, यानी जिनके पास ज़्यादा जमीन भी नहीं है, जिनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है, ठीक है, उनको क्या प्रोवाइड करना भाई, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना, और जो वीकर सेक्शंस है, ठीक है, उनको भी पैसे देना, मतलब उनको भी उधारी पे पैसे प्रोवाइड करना, ठीक है, तो जिससे क्या हो सके कि वो ना एडॉप्ट कर सके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, और जो उनका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है ना बच्चों, उसको इम्प्रूव कर सके, ठीक है, क्योंकि सरकार जो है वो क्या चाहती है कि हमारे जो किसान लोग हैं ना वो भी अच्छे से मतलब वो भी क्या करे, ठीक प्रकार से आगे बढ़े। तो इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, जिसमें एक ये भी शामिल है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करेंगे, राइट, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है नाबार्ड, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नाबार्ड। तो आगे जरा हम नाबार्ड के बारे में समझते हैं कि नाबार्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई थी और कैसे हुई थी, इसके बारे में। तो चलो दोस्तों देखते हैं। तो ये क्या है, इट इज द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि इट इज द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी ये क्या है, ये एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स का मतलब क्या होता है, जो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे होता है ना वो, ठीक है। तो ये एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका नाबार्ड है ना दोस्तों, ये एस्टेब्लिश्ड किया गया था, कब किया गया था भाई, 12 जुलाई 1982, यानी कि 12 जुलाई 1982 में, ठीक है, विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़, ठीक है, मतलब कितने करोड़ कैपिटल के साथ इसको शुरुआत किया गया था, तो 100 करोड़, ठीक है। अब देखो 100 करोड़ में 50-50 मतलब 50-50 था, किसका किसका कंट्रीब्यूशन था, 50:50 ये रेशियो था कंट्रीब्यूशन किसका, 50 था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और 50 किसका था बच्चे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। मतलब ये दोनों लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, और तब जाके ये नाबार्ड को ये लोगों ने एस्टेब्लिश किया था, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड इज एन एपेक्स institution in rural credit structure for providing credit for promotion and agriculture, small scale industries, cottage and village industries, handicrafts etc। मतलब ये सभी लोगों को ये क्या करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कौन भाई, नाबार्ड, क्योंकि इनको खोला ही किस लिए गया, इसीलिए खोला गया। इसका नाम देखो ना क्या है, पूरा फुल फॉर्म देखो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए ही ये काम करते हैं, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। चलो अब इसके बारे में कुछ और बातें हम समझते हैं कि इनका जो पेड अप कैपिटल है ना दोस्तों, देखो 31 मार्च 2018 तक कितना हो गया था, 10,580 करोड़, ठीक है। फिर कॉन्सिक्वेंट टू द रिवीजन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ शेयर्स कैपिटल बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई, नाबार्ड टुडे इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अब ये जो नाबार्ड है ना, देखो जैसे जब ये शुरू हुआ था तो यहाँ पे 50% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और 50 किसका था भाई, वो था हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। लेकिन अब अगर देखा जाए तो अब इसका कैपिटल इतना हो चुका है, देखो इतने टाइम पे, मतलब यहाँ पे 31 मार्च 2018 में इतना हो चुका है, मतलब इतना हो चुका था 10,580 करोड़, ठीक है। फिर उसके बाद आप समझिएगा कि अब ये जो नाबार्ड है ना बच्चों, ये फुल्ली ओन किया जाता है, किसके द्वारा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब चलते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और हम किसकी बात करेंगे, ये हमने पहला नाबार्ड के बारे में देखा। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के बारे में। कुछ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करते हैं रूरल एरियाज में, ठीक है। तो द रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, अब इनको भी डिवाइड किया गया है भाई, शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो चलो भाई ये शॉर्ट टर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म रूरल क्रेडिट एंड आर बेस्ड ऑन थ्री टायर स्ट्रक्चर एज फॉलोज। यानी कि ये क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज में, और ये 3 टायर के ऊपर बेस्ड होते हैं। 3 टियर भी आप कह सकते हो, टायर भी कह सकते हो, चलेगा। पहला लेवल क्या है बच्चे, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है, मतलब आप समझ लो कि ये विलेज के लेवल की बात की जा रही है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्स बैंक, ये इसमें आ जाते हैं। फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो ये सभी भी क्या करते हैं, रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम
करते हैं। तो ये 3 लेवल पे काम होता है, आप देख लो, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। अब लॉन्ग टर्म भी अगेन यहाँ पे डिवाइडेड है दोस्तों 2 लेवल्स पे, ठीक है। पहला लेवल यहाँ पे क्या है, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। दिस बैंक्स ऑपरेट एट द विलेज लेवल एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, यानी कि ये जो बैंक्स होते हैं ना दोस्तों, ये ऑपरेट किए जाते हैं विलेज के लेवल पे, ठीक है। फिर ये दूसरे की हम बात करेंगे, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। अब ये कैसे ऑपरेट किए जाते हैं, तो ये ऑपरेट किए जाते हैं दोस्तों स्टेट लेवल पे थ्रू देयर ब्रांचेस इन डिफरेंट विलेजेस, मतलब इनके ब्रांचेस होते हैं अलग अलग विलेजेस में, ठीक है। मतलब ये स्टेट लेवल पे क्या करते हैं, काम करते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे तीसरे नंबर पे बात करेंगे बच्चे कमर्शियल बैंक्स की। देखो बच्चों, कमर्शियल बैंक्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, लोन देने का काम करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज में, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड रूरल क्रेडिट बाय एस्टेब्लिशिंग देयर ब्रांचेस इन द रूरल एरियाज, यानी वो किस प्रकार से कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो कैसे रूरल एरियाज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उनके अलग अलग ब्रांचेस रूरल एरियाज में खोले जाते हैं, ठीक है, वो लोग खोलते हैं ताकि किसानों को जो लोन है वो प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। चलो फिर अब यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक की बात करेंगे, आरआरबीज जिसको कहा जाता है, ठीक है भाई। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो, रीजनल रूरल बैंक आर द स्पेशलाइज्ड बैंक एस्टेब्लिश्ड अंडर आरआरबी एक्ट 1976। मतलब ये जो हमारा रीजनल रूरल बैंक है बच्चों, ये क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड बैंक है, बराबर, जो इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द एक्ट। कौन से एक्ट में, तो 1976 इस एक्ट में, ठीक है। अब ये भी किस लिए खोला गया था भाई, मतलब किस लिए खोला गया था, तो वही रूरल गांव वाले, मतलब जो फार्मर्स लोग हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटीज दी जा सके, ठीक है। इसका मेन एम यही होता है, राइट। सो यहाँ पे देखो, टू कैटर द नीड्स ऑफ द रूरल पीपल, मतलब जो रूरल लोग हैं, रूरल पुअर का मतलब वही जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके नीड्स को फुलफिल किया जा सके, राइट। तो उसमें ये अपना काम करते हैं। अब देखिएगा, जो हमारे आरआरबीज होते हैं ना बच्चों, आर सेटअप एज अ रूरल ओरिएंटेड कमर्शियल बैंक्स विद द लो कॉस्ट प्रोफाइल ऑफ कोऑपरेटिव्स बट विद द प्रोफेशनल डिसिप्लिन एंड मॉडर्न आउटलुक ऑफ कमर्शियल बैंक। यानी देखो, ये जो आरआरबीज है ना बच्चों, देखो ये कैसे बैंक है, मतलब इनको किस लिए, मेनली किस लिए सेटअप किया गया है, तो आप समझिएगा ये है रूरल ओरिएंटेड कमर्शियल बैंक, यानी मतलब इनका मेन जो पर्पस है ना वो रूरल एरियाज को ही डेवलप करना है, ठीक है। अपनी सर्विसेज कहाँ पे प्रोवाइड करना है, रूरल एरियाज में ही प्रोवाइड करना है, ठीक है। विद द लो कॉस्ट प्रोफाइल ऑफ कोऑपरेटिव्स बट विद द प्रोफेशनल डिसिप्लिन, यानी देखो ये रूरल ओरिएंटेड तो है, ठीक है, ये रूरल ओरिएंटेड तो है, लेकिन यहाँ पर फिर भी अगर आप देखोगे तो जो इनका डिसिप्लिन है ना बच्चों, मतलब जो मैनेजमेंट है वो कमर्शियल बैंक के जैसा ही है, ठीक है। जैसे जो कमर्शियल बैंक है वो कैसे मैनेज किए जाते हैं, उसमें कैसे प्रोफेशनल्स होते हैं, वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। मॉडर्न आउटलुक ऑफ कमर्शियल बैंक, बराबर, समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है और उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश्ड, ठीक है। देखो, तो ये क्या है बच्चों, ये है हमारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसको हम कहते हैं MFIs, ओके, MFI, बराबर। अब ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या है, देखो माइक्रो यानी क्या होता है, छोटा, फाइनेंस मतलब पैसा, पैसे से रिलेटेड, और इंस्टीट्यूशन मतलब तो आप जानते ही हो। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये भी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं भाई, हाँ बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। देखो जैसे जो हमारे किसान लोग हैं ना, अगर हम बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करवाने पड़ते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, कितना सारा इसमें प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि जो हमारे फार्मर्स है ना वो उन सर्विसेज का लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से इतना लंबा प्रोसेस होता है, इसके कारण वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो उस टाइम पे अब उनकी मदद कौन करता है, ये होते हैं ना माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वो इस टाइम पे क्या करते हैं, उनको जो पैसे हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। सो बैंक्स ऑफर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट फॉर द रूरल क्रेडिट, हाउएवर स्मॉल फार्मर्स आर अनेबल टू एक्सेस देम बिकॉज ऑफ बोरोवर्स अनफ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड प्रोसीजर, इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड डिले एंड हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बोथ लेजिटिमेट एंड इलीगल। यानी क्या कहा जा रहा है, देखो हमने अभी बैंकिंग के बारे में पढ़ा कि हाँ बैंकिंग क्या करते हैं, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे जो किसान लोग हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे स्मॉल फार्मर्स है, जो छोटे फार्मर्स है, वो इन सर्विसेज का लाभ नहीं उठा पाते। वाई, बिकॉज बोरोवर्स अनफ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड प्रोसीजर, मतलब जो इनका प्रोसीजर है वो काफी लंबा होता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड डिले, ठीक है, देरी की वजह से, हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है, बोथ लेजिटिमेट एंड इलीगल, यानी लीगल और जो इलीगल है, ठीक है,
मान लीजिए अगर हम किसी एजेंट के थ्रू लोन ले रहे हैं तो भाई एजेंट को भी पैसा देना पड़ेगा, समझ रहे हो, तो वो इलीगल हो गया है ना, क्योंकि वो बीच में जो आया है उसको भी तो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो लीगल और इलीगल जो कॉस्ट वगैरह भरने पड़ते हैं, तो इसके कारण जो कई बार हमारे स्मॉल फार्मर्स है ना वो इन सर्विसेज का लाभ नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। दस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NGOs आर प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव मीन्स टू एनहांस एक्सेस टू क्रेडिट बाय द पुअर सिंस मिड 70s, ठीक है। यानी अब ऐसे टाइम पे फिर उनकी हेल्प कौन करेगा, वही जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो, बराबर। तो ये एक अल्टरनेटिव का काम करते हैं। जैसे अगर किसी को बैंक से लोन नहीं लेना है तो वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो क्रेडिट है वो ले सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो यस एवरीवन, ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसको हमने पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो इसको हमने टोटल 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किए हैं, लेक्चर नंबर 1 और ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। तो कैसे हमने स्टडी किया मैं आपको एक बार फिर से वापस से बता देती हूँ। देखो फर्स्ट लेक्चर में हमने दोस्तों ये स्टार्टिंग के टॉपिक्स देखे थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक, यहाँ तक पढ़ लिया था, और इस सेकेंड लेक्चर में हमने यहाँ से लगा करके ये पूरा लास्ट तक पढ़ा, और इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर खत्म भी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, चैप्टर तो खत्म हो गया ना। अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन।